फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को तकरीबन 100 साल हो गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री पर मुख्तसर नज़र डालते हैं। पहली आलमी जंग से पहले फ़लस्तीन के इलाके पर सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। उस वक्त यहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे और क्रिश्चियंस और जूज माइनॉरिटी में। पहली जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई और इस खत्ते का कंट्रोल फ्रांस और बरतानिया के पास चला गया और उन्होंने आपस में इस खत्ते को तकसीम कर लिया। फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल आया। इस इलाके पर जब कंट्रोल बरतानिया के पास आया तो यूरोप से यहूदी बड़ी तादाद में यहाँ आने लगे और तब मकामी अरब आबादी और यहूदियों के दरमियान टेंशन्स उस वक्त शुरू हुई जब बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए उनका इलाका मखसूस किया। इसी दौरान यूरोप में यहूदी ज़ायनिस्ट मूवमेंट या सहियोनी तहरीक भी जोर पकड़ रही थी। ज़ायनिस्ट मूवमेंट का आइडिया ये है कि ज्यूज की अपनी एक अलग रियासत होनी चाहिए, यानी यहूदियत सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि एक कौम है जिसकी अपनी स्टेट होनी चाहिए। आम अल्फाज में ये कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स के दरमियान है जो एक लैंड यानी फ़लस्तीन को अपना क्लेम कर रहे हैं। ज्यूज का कहना है कि ये उनका आबाई इलाका है, जबकि मकामी अरब भी इस इलाके को अपना क्लेम करते हैं और यहूदियों के इस दावे को मुस्तरद करते हैं। 1920s और 1940s के दरमियान फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ने लगी। यूरोप से कई यहूदी अपनी जान बचाकर इस इलाके की तरफ आते रहे। खास तौर पर दूसरी आलमी जंग के दौरान होने वाले हॉलोकॉस्ट से जान बचाकर यहूदी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन पहुंचे, जिसे इस वक्त भी बरतानिया कंट्रोल कर रहा था। यहूदियों की बढ़ती हुई आबादी के साथ बरतानिया की हुकूमत और मकामी अरबों के दरमियान तशद्दुद बढ़ना शुरू हो गया। ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिट्री ग्रुप्स बना लिए जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद मकामी अरबों से लड़ाई और बरतानवी कंट्रोल के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ाकर अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद 1947 में जब मकामी अरबों और यहूदियों के दरमियान वायलेंस बढ़ने लगा तो अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो यानी इसराइल और एक अरब रियासत यानी फ़लस्तीन, जबकि जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल-अक़वामी शहर होगा। इस प्लान का मकसद ज्यूज को अपनी रियासत देना और फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंस देना था ताकि वायलेंस पर काबू पाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का ये प्लान यहूदियों ने तो कबूल कर लिया, लेकिन आसपास के अरब ममालिक ने इसे यूरोप की कॉलोनियलिज्म के तौर पर देखा कि अरबों से उनका इलाका जबरदस्ती लिया जा रहा है। 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी। इस जंग को अल-नक्बा या द कैटास्ट्रफी कहा जाता है। इस जंग के बायस 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को जान बचाने के लिए हमसाया ममालिक में फरार होना पड़ा या उन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। ये जंग इसराइल ने जीती और हमसाया ममालिक को हराकर उनके कंट्रोल में वो इलाका भी आ गया जो यूएन के बताए गए इलाके से ज्यादा था। इसराइल को अब तकरीबन तमाम फ़लस्तीन पर कंट्रोल हासिल हो गया सिवाय गजा और वेस्ट बैंक के। गजा इजिप्ट के कंट्रोल में था और वेस्ट बैंक जॉर्डन के कंट्रोल में। ये शुरुआत थी कई दहाइयों पर बेस्ड इसराइल और अरब कॉन्फ्लिक्ट की। इस दौरान अरब ममालिक से कई यहूदी इसराइल आ गए। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक में एक और जंग का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में इसराइल के पास सीरिया से गोलान हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और इजिप्ट से गजा और सिनाई का कंट्रोल आ गया। फ़लस्तीन की टेरिटरी पर इसराइल को जब कंट्रोल मिला तो वो साथ ही वहां बसने वाले फ़लस्तीनियों पर भी हुकूमत करने लगा, जिनसे वो कई दहाइयों से लड़ रहा था। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और इजिप्ट ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई इजिप्ट को वापस लौटा दिया गया। जॉर्डन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम कर लिया। इन इलाकों में, जिनमें गजा और वेस्ट बैंक शामिल हैं, बहुत से फ़लस्तीनी और उनकी कई नस्लें रहती हैं। इसराइल की जानिब से इन रेफ्यूजी फ़लस्तीनियों को और ना ही इनकी नस्लों को वापस अपने आबाई घर जाने की इजाज़त है। इसराइल का कहना है कि इससे आबादी बहुत बढ़ जाएगी और उनकी यहूदी रियासत के वजूद को खतरे का सामना होगा। इसराइल अब भी वेस्ट बैंक पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानती है। इसराइल पूरे जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है, जबकि फ़लस्तीनी ईस्ट जेरूसलम को मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का कैपिटल मानते हैं। गुज़िश्ता 50 बरसों में इसराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में अपनी सेटलमेंट्स बना ली हैं, जहां अब तकरीबन 6 लाख यहूदी आबाद हैं। इन यहूदियों को सेटलर्स कहा जाता है।
اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزنشپ مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ سیٹلمنٹس اللیگل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے، تاہم اسرائیل ان اللیگل سیٹلمنٹس کے ہونے کو رد کرتا ہے۔ 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا، جو فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو آئسولیٹ کر سکیں اور اسرائیلی شہروں پر حماس کی جانب سے راکٹ فائرنگ پر قابو پا سکیں۔ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ اسرائیل کے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی، خوراک اور فیول وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مین پرابلمز کیا ہیں؟ فلسطینی ریفیوجیز جو اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ویسٹ بینک میں یہودی سیٹلمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے یا انہیں رہنا چاہیے؟ کیا فلسطین اور اسرائیل کو جیروسلم شیئر کرنا چاہیے؟ اور سب سے ٹرکی یہ کہ اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی ریاست کو بنانا چاہیے؟ دہائیوں سے چلنے والا اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ میں وقفے بعد جھڑپیں اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں، اور اسرائیل، ویسٹ بینک اور غزہ میں بسنے والے شہریوں کے لیے یہ پرتشدد واقعات ایک معمول بن گئے ہیں۔